मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मुझे विधवा हुए 20 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे अद्वैत की परवरिश करने में लगी ही रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया, तो नए नौकर की जरूरत आन पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दे जो आपकी जगह काम कर सके। संजय आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। संजय को पुराने नौकर ही लेकर आया था। मैंने ही भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई यह बहुत नेक लड़का था। सुबह से 4 बजे तक मेरे बेटे अद्वैत के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे लिए क्वार्टर में चला जाता था। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ इंग्लैंड में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वे इंडिया आए। मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास इंग्लैंड आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर इंग्लैंड में जाने के लिए ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वह बिजनेस मेरे हवाले करके इंग्लैंड चला गया। अब बेटे के बगैर अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी, वह नौकर संजय ही था। वह अपने गरीबी से तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा इंग्लैंड रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस ना होने दूंगा। उसके इन शब्द से मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था, जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे दिन खो दी, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे जिंदगी की तमाम चीजें याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर जमकर रह गई थी। उसने मुझे दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 4 साल हो गए थे। 4 साल गुजरने के बाद अब मेरा नौकर मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वह लड़कपन और बालपन खत्म हो चुका था। वह एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खुशी से जी भर की बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो फासला था, उसको बांटना उसके बस की बात नहीं थी और ना ही मेरे बस की। वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं यह ज़िंदगी छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी का इच्छा करती, जो औरत का इज्जत करने के साथ साथ उसके दिल की बातों को जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मेरा बेटा जवान था और मेरी उम्र 40 साल थी, इस तरह की इच्छा करना सिर्फ एक सपना ही था। मेरी और संजय की उम्र में बहुत फर्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 21 वर्ष हो गई थी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त जरूरत होता है, जब वह अकेली और मजबूत बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत के एक सहारा होती है, मगर यह इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा नकचढ़ी कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर संजय मेरा ज्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते। मैं तो एक बच्चा की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी उमंगें और आरजू अधूरी रह गई। अब जबकि अपनी जिम्मेदारी से जागी तो मेरे दिल की सोई हुई औरत भी जाग गई। सोचती काश मेरी कोई और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं। मैंने फिर से अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी संजय हिसाब किताब लेने आता, वह मेरे सामने बैठा होता, फिर नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ।
अब समझ में आया कि क्यों विधवा का घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते थे कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं है और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता था या क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर दौलत और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी सहारे की भी कोई जरूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सामान लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद रुकी तो एक बूढ़ी भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दे, भूखा हूँ, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 100 रुपया उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैंने किन हैरानी से संजय की तरफ देखा और कुछ हैरान सा हो गया। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी यह भिखारी बिना किसी अनहोनी की बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत शादी कर सकती है। कोई नहीं मालकिन, आप किसी भी तरह से ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो संजय, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश ही नहीं रहा। कहने लगा, मैंने कह दिया, लेकिन यह बात करके खुद ही शर्मिंदगी हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा। मैडम सही है यह, अब अपनी उम्र से वाकई में आप 5 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे गलतफहमी में डाल रहे हो। मैडम मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं। खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और उसकी देखरेख की फिक्र रही। चाहे तो आपने खुशियाँ हासिल कर सकती थी। क्या कह रहे हो संजय? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने औकात से आगे बढ़ गया। दबी अंदाज में बोला, माफी मांगना चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपने बेख्याली में क्या कह गया? ऐसी यह बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज की उम्र की लड़कियां घर में बिन ब्याही बैठी हैं। मुझ जैसे अध उम्र विधवा से कौन शादी करेगा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं। कहा कि सुनाओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मुझे आप पसंद है। आप अगर चाहे तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा भी न था ऐसा फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज हो गई हूँ, तब उसको भी साफ सूंघ गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आपसे यह बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। संजय तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। तुमने मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कही है, लेकिन जज्बाती फैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझसे मिन्नत करके कहा, लेकिन यह जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर यह बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है संजय कि अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना, द्वैत को संभाल कर रखें। और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं यह मेरी दौलत पर नजर ना जमाए हो। छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की पट्टी पलीत करना है। अच्छा तुम सोच लो, मैं सोचकर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कशमकश में थी। दिल कहता था कि इस बात को मान लूं और दिमाग कहता था नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे और यह चुप बेमानी तूफान अंदर अंदर पड़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकती थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था संजय के सिवा? इसकी मेरी जिम्मेदारी करनी थी। डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवाई लानी थी। उसने यह सब कुछ किया तो मैंने सोचा वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे भी यकीनन संजय से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी जरूरत बन गया है। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग ने उसको नौकर के बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती कि ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी अब जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा था। मैंने बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया। सारी जिम्मेदारी संजय को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि संजय ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत मांगी।
मैंने भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा यहीं मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा था। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा देना। मेरे मना करने के बावजूद मेरे सिर पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे सुकून मिला, बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैंने पति के मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इज्जत की जिंदगी गुजारी थी। कभी कभी कोई कमजोर पल इंसान को अपने वश में कर लेता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया कुछ होश ना हो। उस वक्त संजय ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे कमरे से चला गया। मैं सुबह पहले चेक करवा लूंगा। वह बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर ले। अगले दिन भी ना आया और ना ही उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फोन किया। वह बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा। सोचा आप आराम कर रही है, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा था। उसका लहजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वह मेरे घर में काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वह आ गया, मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे, वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी तक शायद आप इतने जरूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दे। मेरे बेटे अद्वैत ने काफी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे संजय की जरूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वह अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, क्योंकि मैंने सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में भी शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वह वही है जहाँ इस मामले में लोग और तरह से सोचते हैं। वह यकीनन आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उसको अपने मसले से अवगत किया। वह बोले, आप जरूर शादी कर लें, अद्वैत को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी। किसी और को मालकिन ना बनाए, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगे। जेठ की इजाजत से मैंने संजय से शादी कर लिया। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर उसको इस बात पर राजी ना कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिया। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर मैं भी खुश थी, मगर यह काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरे दौलत का लालच संजय को न था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह कदम उठाकर मैंने अपना बेटा जरूर खोया, मगर मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि संजय से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने वाकई उम्र में फर्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, जरा भी तकलीफ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून ही रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं रहा साथी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।